नमस्कार, खबरों का पंचनामा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। हम लेकर आए हैं देश और दुनिया की 5 बड़ी खबरें, जिस पे चर्चा के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एग्जीक्यूटिव एडिटर राजीव जी। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले नजर हेडलाइंस पर। बिहार चुनाव से पहले पीएम मोदी का ताबड़तोड़ चुनावी प्रचार। मुजफ्फरपुर और छपरा से आरजेडी कांग्रेस पर जमकर गरजे। कहा, कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन यही जंगल राज की पहचान। साथ ही कहा, छठी मैया का अपमान नहीं सहेंगे। नालंदा से मोदी नीतीश पर जमकर बरसे राहुल गांधी। नीतीश कुमार को बताया रिमोट कंट्रोल सीएम। पीएम मोदी पर भी कसा तंज। बंगाल में एसआईआर पर भारी बवाल। टीएमसी बीजेपी आमने सामने। अभिषेक बनर्जी ने बीजेपी और चुनाव आयोग को दी कड़ी चेतावनी। बोले, अगर एक भी वोटर कटा तो होगा बड़ा आंदोलन। महाराष्ट्र में 1 नवंबर को चुनाव आयोग के खिलाफ विपक्ष का हल्ला बोल। उद्धव ठाकरे, शरद पवार, राज ठाकरे एक साथ आएंगे नजर। मार्च से पहले लगातार हो रही है बैठकें। ट्रंप जिनपिंग में बनी बात। ट्रंप ने चीन पर 10% टैरिफ घटाया। चीन रेयर अर्थ मेटल भी देगा, सोयाबीन भी खरीदेगा। खबरों की शुरुआत में सबसे पहले बात बिहार से पीएम मोदी की हुंकार की। बिहार विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह से लेकर एनडीए के तमाम बड़े नेताओं ने बिहार में कई जनसभाएं की। पीएम मोदी भी आज मुजफ्फरपुर और छपरा में विशाल रैलियां हुई, जिसमें भारी भीड़ नजर आई। अपनी रैली के दौरान पीएम मोदी ने आरजेडी और कांग्रेस पर जबरदस्त हमला बोला। पीएम मोदी ने कहा कि कट्टा, क्रूरता, कटुता, कुशासन और करप्शन यही जंगल राज की पहचान है। राहुल तेजस्वी पर कड़ा प्रहार करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि बिहार के चुनावी संग्राम में अब 2 युवकों की जोड़ी ने झूठे वायदों की दुकान खोल दी है। एक भारत के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज और दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का युवराज है। ये दोनों ही हजारों करोड़ के घोटाले के मामले में जमानत पर है। पीएम ने आगे कहा कि इन दोनों ने कल भर भर कर मोदी को गालियां दी है। जो लोग नामदार है वो इस कामदार को गालियां तो देंगे ही, पर ये लोग अब छठी मैया का अपमान कर रहे हैं, जिसे बिहार की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। पीएम मोदी ने यह भी बताया कि छठ को यूनेस्को की सूची में शामिल करने का प्रयास सरकार की ओर से किया जा रहा है। सर, आज पीएम मोदी ने मुजफ्फरपुर और छपरा में 2 बड़ी रैलियां की। जैसे जैसे मोदी रैली कर रहे हैं, आरजेडी कांग्रेस की मुसीबत कैसे बढ़ रही है? देखिए, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, इन दोनों के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भी भविष्यवाणी कर दी। युवराज कभी राजा नहीं बन सकेगा। मतलब इन्होंने कह दिया कि दोनों युवराज हैं। एक वो युवराज जो दिल्ली की गद्दी पर, सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं, और दूसरा बिहार की सत्ता पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन दोनों की परिभाषा क्या है? एक देश के सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी, भ्रष्ट परिवार का नेता, और दूसरा बिहार के सबसे भ्रष्ट परिवार का। और इन दोनों युवराज को अब गद्दी पर पहुंचने से रोकने के लिए बिहार की जनता को दिखाना पड़ेगा, क्योंकि बिहार से अभी केवल तेजस्वी यादव के किस्मत का फैसला नहीं होना है, बल्कि राहुल गांधी के किस्मत का फैसला भी होना है। बहुत मेहनत की है राहुल गांधी ने। ये किसी और स्टेट के चुनाव में इतनी मेहनत नहीं की है जितनी बिहार के चुनाव में की है। चुनाव से पहले कौन से ऐसा स्टेट है जहां पर राहुल गांधी पदयात्रा कर रहे थे? राहुल गांधी वहां पर वोट अधिकार यात्रा कर रहे थे। हरियाणा का चुनाव था, चुनाव से लंबे समय तक, चुनाव नजदीक आ रहा है, राहुल गांधी बाहर गए हुए हैं, विदेश का दौरे पर है। ये बीच में दौरा करने के लिए गए, लेकिन इन्होंने शुरुआत कर दी थी 6 दौरा बिहार का किया था, जब चुनाव की सुगबुगाहट चल रही थी। तो दोनों की मेहनत है। लोग देख रहे हैं सम्मानजनक सीटें कांग्रेस ला पाती है या नहीं, राष्ट्रीय जनता दल पहले से नीचे गिर सकती है या नहीं। और प्रधानमंत्री मोदी ये जो बता रहे हैं, इसका साफ संकेत है। एक जगह रैली, 5-6 जिले, यानी कि 30 से 35 सीटों पर उसका प्रभाव। दूसरे जगह रैली, फिर 30 से 35 सीटों पर प्रभाव। क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी की रैली जो होती है, उसमें यह डिजाइन किया जाता है कि किन किन जिलों के कितने विधानसभा क्षेत्रों से लोग आएंगे और फिर प्रधानमंत्री मोदी को सुनेंगे। इसलिए पीएम मोदी ने 2 जगह रखा, अंगिका और दूसरी तरफ भोजपुर क्षेत्र में, और दोनों जगह पर जो 30 से 35 सीटें एक क्षेत्र में है, दोनों मिलाकर
65 सीटों पर प्रधानमंत्री मोदी ने एक दिन के अंदर माहौल बदला है और धीरे धीरे यह माहौल बदलने का सिलसिला चालू रहेगा। जी, तो जबरदस्त चुनावी प्रचार जारी है, तो वहीं महागठबंधन भी प्रचार में जुटा हुआ है। आज राहुल गांधी भी चुनावी प्रचार में जुटे रहे। नालंदा में रैली कर पीएम मोदी सीएम नीतीश कुमार को घेरा। राहुल गांधी ने अपनी रैली के दौरान कहा कि पीएम मोदी ने वोट चोरी करके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के संविधान को रद्द करने में लगे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि पिछले लोकसभा चुनाव में पीएम मोदी ने वोटों की चोरी करके केंद्र में सरकार बनाई। राहुल गांधी ने इस दौरान बिहार में एनडीए के दूसरे दलों पर भी हमला बोला। साथ ही कहा कि नरेंद्र मोदी के हाथ में नीतीश कुमार का रिमोट कंट्रोल है। जो बटन नरेंद्र मोदी ने दबाया वही चैनल नीतीश जी चालू कर देंगे। जो बुलवाना होगा वो बुलवा देंगे। साथ ही राहुल गांधी ने कहा कि मोदी डरपोक है, इस मर्द से ज्यादा दम इंदिरा में था। राहुल गांधी के पास क्या कोई एजेंडा नहीं है? इस तरह की उटपटांग बयानबाजी क्यों कर रहे हैं? देखिए, राहुल गांधी वही बोल सकते हैं जो कि उन्हें समझ आता है, उससे ज्यादा वो बोल ही नहीं सकते, बात नहीं कर सकते। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की बात तो करेंगे, वोट चोरी का जिक्र करेंगे, लेकिन वो ये नहीं बता पाएंगे। बताने के लिए तो भारतीय जनता पार्टी के कई नेता बैठे हैं कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कैसे वोट चोरी करके जवाहरलाल नेहरू हराया था। ये जवाहरलाल नेहरू के समय की कांग्रेस थी जो कह देते थे नहीं नहीं यहां से ये कैंडिडेट जीतना है, डॉक्टर लोहिया को संसद में आना चाहिए तो आना चाहिए, वहां पर जिताओ, किसी तरह से जिताओ। ये वोट चोरी वो थी जो कांग्रेस 1951 और 2 के चुनाव में, 51-52 में जो चुनाव हुए पहला, उस समय से करती आ रही है और आज तक करती आ रही है। लेकिन राहुल गांधी को यह पता नहीं चल रहा कि वो जो रिमोट कंट्रोल का जिक्र कर रहे हैं वो अपने गाल पर खुद तमाचा मार रहे हैं। ये रिमोट कंट्रोल कैसे चलता है? रिमोट कंट्रोल चलाने वाले की कुव्वत चाहिए। अगर आप कहते हो कि प्रधानमंत्री मोदी के, केंद्र सरकार के, या फिर मोदी और अमित शाह के, किसी के भी कंट्रोल में नीतीश कुमार जैसा नेता 20-20 साल से मुख्यमंत्री, बड़े नेता रहे हैं, रेल मिनिस्टर रहे हैं, तुम्हारे ही सरकारों में भी रहे हैं, तुम्हारे साथ भी गठबंधन में रहे हैं, वो व्यक्ति अगर किसी का रिमोट से चल रहा है तो इसका मतलब है कि इससे कितना गुना ज्यादा पावरफुल वो व्यक्ति होगा, ये मोदी ही कर सकते हैं। लेकिन अगर मोदी रिमोट कंट्रोल से चला रहे हैं तो आप क्या कर रहे हो? आपकी अपनी स्थिति ऐसी है, इतनी ही औकात है कि आपके जो शासित प्रदेश हैं वहां का मुख्यमंत्री भी राहुल की बात नहीं सुनता। अभी ये सिद्धारमैया, डीके शिव कुमार कह रहा है कि भाई अब तो दिल्ली में डेरा तंबू लगाकर बैठ जाएंगे, अब फैसला करो राहुल गांधी को जो करना है वो। हिमाचल प्रदेश का मुख्यमंत्री ये नहीं मानता कि राहुल गांधी ने कह दिया कुंभ में नहीं जाओ, फिर भी वो जाकर स्नान कर लेता है। ये उनके मुख्यमंत्री की स्थिति है। तो आप गठबंधन सहयोगी की बात तो छोड़ दो, ये कभी राहुल गांधी की औकात है कि वो कह दे हेमंत सोरेन के लिए कि आप ये काम करो और सोरेन तैयार हो जाए। सोरेन तो कह रहा है कि अब मंत्रिमंडल की समीक्षा करेंगे, ये सारे मंत्री जो कांग्रेस का है वो बाहर रोड पर खाक छानता दिखाई पड़ेगा। ये जो एटीएम मशीन बनाए हुए हैं इन मंत्रियों ने कि पैसा कमाओ और खजाना भरो कांग्रेस का, वो खत्म हो जाएगा। इसलिए बिहार में ये नीतीश कुमार के ऊपर क्यों नहीं अटैक कर रहे, उसके पीछे की वजह यही है कि नीतीश कुमार की छवि अच्छी, लोगों का भरोसा, जो इतने समय से काम हुआ है उसके लिए नीतीश कुमार अपने आप को क्रेडिट देते हैं और नीतीश कुमार को जनता भी क्रेडिट देती है। तो इन लोगों के एक अलग तरीका डेवलप हो गया कि किसी भी तरह से भाजपा और नीतीश कुमार के बीच झगड़े की बात करो, नीतीश कुमार के समर्थकों को कंफ्यूज करो कि नहीं ये भारतीय जनता पार्टी है जो नीतीश को कब्जे में लिए हुए है। भाई कब्जे में लेकर भी विकास करवा रही है तो ये तो अच्छी बात है। तो इसलिए इनका एजेंडा पूरी तरह से फ्लॉप हो चुका है। जी, चलिए बढ़ते हैं आगे। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव से पहले एसआईआर होने को लेकर जबरदस्त घमासान जारी है। ममता बनर्जी से लेकर अभिषेक बनर्जी तक बीजेपी पर जमकर निशाना साध रहे हैं। अभिषेक बनर्जी ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि जन्म प्रमाण पत्र मांगने वाले किसी भी अनुरोध का कड़ा विरोध किया जाए। उन्होंने बीजेपी नेताओं को पेड़ में बांधने, घेरने और उनके पिता दादा के प्रमाण पत्र मांगने की बात कही है। साथ ही तृणमूल कांग्रेस ने बीजेपी और चुनाव आयोग पर पूरे राज्य में दहशत फैलाने का आरोप लगाया। टीएमसी का दावा है कि बंगाल में लोग
एसआईआर के डर से आत्महत्या कर रहे हैं। हालांकि बीजेपी इसे बकवास बताकर ममता की पोल पट्टी भी खोल रही है। सर, चुनाव आयोग तो अपना काम कर रही है, वो वोटर लिस्ट से जो भी जुड़ी जरूरत दस्तावेज है वो मांगेगी, लेकिन अभिषेक बनर्जी इस तरह की बयानबाजी करके लोगों को क्यों भड़का रहे हैं? देखिए, ये भड़काएंगे और जो भड़केंगे वो पछताएंगे, क्योंकि इनके भड़काने से और भड़कने वालों से सरकार पीछे हटने वाली नहीं है, चुनाव आयोग पीछे हटने वाला नहीं है। सरकार ने पूरी तरह से मान लिया है पहले से ही, क्योंकि ममता बनर्जी जो कि जानती है कि अब कोई भी लीगल तरीका नहीं बचा एसआईआर की प्रक्रिया रुकवाने का। बिहार में एक्सपेरिमेंट कर चुकी है और सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये रुकवाने की पूरी कोशिश की, सारे डॉक्यूमेंट्स के बारे में बोला, डॉक्यूमेंट्स ऐड करने के लिए कहा, लेकिन फिर भी एसआईआर की प्रक्रिया रुकी तो नहीं। तो ममता बनर्जी को पता है सुप्रीम कोर्ट में तो हम हार कर चले आए हैं, अब इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में तो जा नहीं सकते, ये तो सुप्रीम कोर्ट तक ही जा सकते हैं, तो लीगल तरीका कोई है नहीं। अब इलीगल तरीका अपनाओ और इलीगल तरीके की आड़ में फर्जीवाड़ा करो, ये दोनों तरीके अपना रही है। बड़े शातिर चतुर महिला है कि एक तरफ भारतीय जनता पार्टी पर हमला करो, चुनाव आयोग को गलत बताओ, वहां पर लोगों की भावनाओं को भड़काओ, उसे दंगा फसाद करने के लिए उकसाओ, और दूसरी तरफ क्या करो कि चुपके से डॉक्यूमेंट्स बनवाते रहो अधिकारियों के साठगांठ के साथ। ये 527 अधिकारियों का तबादला ऐसे ही नहीं हुआ और 4500 बूथ लेवल एजेंट को चुनाव आयोग ने साइडलाइन ऐसे ही नहीं किया, क्योंकि ये शातिरता ममता बनर्जी की है और ये शातिर तरीके से कर रही है कि इधर हंगामा करते रहो और बैकडोर से सारे जो फर्जी लोग हैं, ये जहां 10-10 हजार जाली पासपोर्ट, जहां बांग्लादेशी घुसपैठियों के वोटर कार्ड, एक एक घर में 15-15 हजार वोटर कार्ड मिल रहे हैं, उस जगह पर सामान्य तरीके से एसआईआर नहीं होगा। इसलिए ये भड़काएंगे, हंगामा करेंगे और इनकी एक एक शातिरता चतुराई को चुनाव आयोग ने समझा है, गृह मंत्रालय ने समझा है। इसलिए पूरी सारी एजेंसी, ईडी के भी छापेमारी चल रही है, सीबीआई भी एक्टिव है, इंटेलिजेंस ब्यूरो भी वहां से रिपोर्ट ले रही है, चुनाव आयोग भी निगरानी कर रखी है और केंद्रीय गृह मंत्रालय भी ये सोच रही है कितने बटालियन की जरूरत होगी पैरामिलिट्री फोर्सेस के, रिजर्व करके रखो पश्चिम बंगाल के लिए कि चप्पे चप्पे पर पैरामिलिट्री फोर्सेस हो, फिर ये हंगामा करने के लिए बाहर निकले और उसके बाद बाहर घर जाने के बदले जेल के अंदर दिखाई पड़े। जी, अब बात महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विपक्षी पार्टियों ने चुनाव आयोग की अनियमितताओं के खिलाफ 1 नवंबर को पूरे प्रदेश में मार्च निकालने का फैसला किया है। उद्धव ठाकरे, शरद पवार और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना के अध्यक्ष राज ठाकरे सहित महाविकास अघाड़ी के शीर्ष नेता मतदाता सूचियों में अनियमितताओं के खिलाफ मुंबई में 1 नवंबर को होने वाले विपक्ष के विरोध मार्च का नेतृत्व करेंगे, जिसको लेकर उद्धव ठाकरे, राज ठाकरे और शरद पवार ने कई सारी बैठकें भी, जिसमें संयुक्त रैली की रूपरेखा को अंतिम रूप दिया गया। इस बैठक में कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। दरअसल महाराष्ट्र में वोटर लिस्ट में धांधली और चुनाव आयोग को लेकर विपक्षी दल लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं। विपक्ष चुनाव आयोग और बीजेपी के बीच में साठ-गांठ का आरोप लगा रहे हैं, जिसके चलते ही बड़ा आंदोलन करने का फैसला किया गया है। सर, लगातार मीटिंग्स हो रही है, बैठकें हो रही है, 1 नवंबर की तारीख भी तय कर दी गई है, लेकिन ये मार्च का कोई फायदा हो पाएगा क्या? देखिए, एक फायदा है, शरद पवार जो अभी तक महाराष्ट्र की राजनीति में भ्रष्टाचार के बावजूद एक थोड़े बहुत सम्मान इनके लिए बची हुई थी, प्रधानमंत्री मोदी हो या अमित शाह हो या भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व भी हो, उनके उम्र का ख्याल रख के ये मानते थे कि चलो भाई, अंतिम समय में जब राजनीतिक कैरियर खत्म होने के कगार पर है, ये एक्टिव पॉलिटिक्स से रिटायरमेंट ले चुके हैं, अब राज्यसभा लोकसभा में नहीं जा रहे, ऐसी स्थिति में थोड़ा सम्मान दे दो। लेकिन ये उसके आदी नहीं है, इनको बेइज्जत होना है, इसलिए ये बेइज्जत होकर रहेंगे। फंस तो गए हैं इसके ट्रैप में कौन? ये राज ठाकरे अच्छी राजनीति कर रहे थे, अब वोट चोरी की बात करने लगे। शरद पवार और उद्धव ठाकरे, जिसका लोकसभा में इतना बेहतरीन प्रदर्शन रहा, जो कि सीधे मोदी को प्रधानमंत्री बनने और न बनने के लिए डिसाइड करता है, उस चुनाव में वोट चोरी नहीं हुआ। अगर वोट चोरी हुआ तो यूबीटी के लिए, कांग्रेस के लिए और शरद पवार के लिए, लेकिन विधानसभा में जब इन लोगों को रिजेक्ट कर दिया गया तो कह रहे वोट चोरी हुआ है। इन लोगों की खुन्नस चुनाव आयोग से कुछ और है। ये चाहते थे शरद पवार या उद्धव ठाकरे कि चुनाव आयोग हमारी मनमानी के साथ हमारे पक्ष में फैसला दे। जब इनकी पार्टी टूट रही थी तो इनको लगा कि नहीं, अजीत पवार कैसे अपनी पार्टी लेकर चले जाएंगे, ये हमारी पार्टी लेकर एकनाथ शिंदे कौन होता है जाने वाले। ये सारे वैसे ही लोग हैं
कि हमारे बाद हमारा बेटा ही होगा, उद्धव ठाकरे हमारा बेटा ही आदित्य ठाकरे होगा। शरद पवार सोच रहे थे कुछ नहीं, हम अजीत पवार को जितना दे रहे हैं बहुत है, होगी तो मेरी बेटी सुप्रिया सुले ही सर्वे सर्वा। इसलिए इन लोगों की पार्टियां टूटी। चुनाव आयोग ने सोच समझकर संख्या के आधार पर फैसले दिए। सुप्रीम कोर्ट से ये लौट कर आए हैं, कितना भी गुहार लगाते रहे, अब वो खुन्नस क्या निकाल रहे हैं, ये राहुल गांधी के एजेंडे पर चल के। और इसलिए मार्च निकालो, हंगामा करो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि डेमोक्रेसी का हत्यारा तो ये सारी परिवारवादी पार्टियां हैं, जिसको डेमोक्रेसी से कोई लेना देना नहीं। अपने पार्टी के अंदर भी इसके डेमोक्रेसी है नहीं। जी, अब बात आज की आखिरी खबर की। अमेरिका और चीन में बात बन गई है। डोनाल्ड ट्रंप और शी जिनपिंग की करीब 6 साल के बाद एक दूसरे के आमने सामने बैठकर बात हुई। साउथ कोरिया बुसान शहर में बैठक में दुनिया की इन 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के राष्ट्रपतियों के बीच में टैरिफ को लेकर आयात निर्यात से जुड़े कई उलझे मुद्दों पर सहमति बनी। बैठक के बाद ट्रंप ने बड़ा ऐलान करते हुए चीन पर टैरिफ घटाने का अपडेट भी दिया। चाइना टैरिफ को 10% कम करते हुए 57 से 47% किया गया। इसके साथ ही उन्होंने चीन से अपनी बात मनवाने का भी बड़ा दावा करते हुए कहा कि चीन रेयर अर्थ निर्यात शुरू करने और सोयाबीन खरीद के लिए मान गया है। सर, डोनाल्ड ट्रंप कभी धमकी देते हैं, कभी टैरिफ बढ़ाने की बात करते हैं, कभी बैकफुट पर आ जाते हैं। अभी चीन के साथ क्या नई डील हुई है? देखिए, चीन के साथ जो डील हुई ये अमेरिका की मजबूरी को प्रदर्शित करता है। वो भारत के लिए एक नया रास्ता खोल रहा है, क्योंकि चीन और भारत इस मामले में एक ही प्लेटफॉर्म पर है। चीन जिस तरह से रूस से तेल खरीद रहा, भारत भी खरीद रहा है, और भारत और चीन दोनों के रूस से तेल खरीदने का रेशियो लगभग एक है। लगभग $5 बिलियन का अंतर है दोनों के इंपोर्ट में। लेकिन दोनों के खिलाफ ये ट्रंप कार्रवाई कर रहा था। लेकिन ट्रंप आजकल डगरे की बैगन की तरह हो गया, लुढ़कते रह रहा है। वो अमेरिका की औकात को नीचे गिरा दिया कि पहले टैरिफ लगाओ और फिर नेगोशिएशन करो और फिर बैकफुट पर आ जाओ। ये अमेरिका की राजनीति रणनीति नहीं रही थी, न फॉरेन पॉलिसी रही थी। इसलिए ये ट्रंप अब धीरे धीरे 47% है, ये धीरे धीरे 25% पर आ जाएगा, क्योंकि अमेरिका को अपनी औकात का पता है। रेयर अर्थ मटेरियल, ये इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरणों से लेकर ईवी व्हीकल्स तक, ये हर जगह पर जो उपयोग में लाए जा रहे हैं, चीन का उसके ऊपर वर्चस्व है। भारत ने अलग अलग क्षेत्रों में उसकी खोज जारी रखी है। 15 अगस्त को भी प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था कि 300 से ज्यादा जगहों पर हम एक्सप्लोर करने की कोशिश कर रहे हैं कि कहां कहां रेयर अर्थ मटेरियल हमारे देश के अंदर है। अब हम उस पर भी दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहेंगे, खुद के ऊपर डिपेंडेंट रहेंगे। और इसलिए अमेरिका को झुकना पड़ा ट्रंप के सामने। अमेरिका यानी ट्रंप आजकल भारत के सामने भी झुक रहा है, नेगोशिएशन भारत से भी चल रही है। ऐसे ही धीरे धीरे करके ये टैरिफ का खेल खत्म हो जाएगा, क्योंकि इससे सबसे बड़ा नुकसान अमेरिका को ही होने वाला है। जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर, समझाने। धन्यवाद। तो खबरों का पंचनामा में आज के लिए फिलहाल इतना ही। देश विदेश की बाकी खबरें और उनके सटीक एनालिसिस के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी। हमें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।